हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जेडब्ल्यू हो, नीट हो या फिर सीईटी हो, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर स्टोइकोमेट्री पे कोई क्वेश्चन हो, तो ये पूछा जाएगा आपको इस कंसेप्ट पर, जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देख पा रहे हो आप, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट इज द सब टॉपिक ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला और बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। चलिए, वक्त हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। क्या करता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमें क्या हेल्प होती है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन्स हाउ एलिमेंट्स or their atoms combines with one another in a chemical reaction। कैसे रैंडमली रिएक्ट होते हैं या फिर कुछ लॉ फॉलो करते हैं, ये हमें देखना है। उसके बाद these laws are based on experimental basis। ऐसा ही तुक्का नहीं मारा है स्टूडेंट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए हैं। एंड देन दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन। मैं आपको बता दूं, 13 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिएक्शन स्टोइकोमेट्री में, जो कि सबसे ज्यादा आसान है अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप ठीक से समझ लेते हो। आज के लेक्चर में हम 3 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे स्टूडेंट, जो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि इन तीनों पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला लॉ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है स्टूडेंट? उसका नाम दिया, उस साइंटिस्ट का नाम दिया है हमें। किसने दिया है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? उसका नाम दिया है हमें। इट वॉज गिवन बाय एंटोइन लैवेजियर। एंटोइन लैवेजियर ने दिया था। इसके बाद बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च हुए स्टूडेंट, बहुत सारे लॉज आए। ओके, और इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेटमेंट है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आपने हाई स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा इसको, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है? कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और आपको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर इसमें मैटर कार्बन तो डिस्ट्रॉय होगा? नहीं बेटा, एलिमेंट्री फॉर्म में ना तो कार्बन डिस्ट्रॉय ना तो ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना किससे है? कार्बन और ऑक्सीजन से। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि हमें समझ में आ सके, हमें कैलकुलेशन करना आसान हो। इसलिए आगे एक स्टेटमेंट भी दिया है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा स्टूडेंट। तभी तो मैटर क्रिएट भी नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, सो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल दिया है आपको। क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है। ओके, लाइमस्टोन पता है आपको, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। इसका डिकम्पोजिशन हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में और इसका कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं मास निकालू स्टूडेंट, तो आपको पता है कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का कितना है 12 और 3 ऑक्सीजन एटम है तो इनका कितना होता है 48। अगर आप इन सबके एडिशन करोगे स्टूडेंट, इट कम्स 100। वो कितने आएंगे? 100। अभी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए ना, यहां पर लिया है ना 100 ग्राम। कितना ग्राम लिया? 100 ग्राम, 1 मोल लिया है। तो यहां पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड देखना है। तो कैल्शियम का कितना होता है 40 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। दोनों का मिला के कितना हो गया 56। तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना ग्राम है? 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? यहां पर दिया है कार्बन का 12, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है स्टूडेंट? 2। तो उन दोनों का मिला के कितना हुआ 44 बराबर, सॉरी 32। तो दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 44। अभी देखिए रिएक्टेंट का मास कितना ग्राम है? 100 ग्राम। और प्रोडक्ट का मास भी कितना है? 56 प्लस 44 करके देखिए आप, 56 प्लस 44 कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। देखिए ऑक्सीजन का ये 32 है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। तो इससे पता चलता है कि रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। और यही स्टेटमेंट है किसका?
लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का, मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, या दूसरे तरीके से आप याद रखो कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। होप आपको लॉज ऑफ जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ओके, ये जोसेफ प्राउस ने दिया है स्टूडेंट, ये लॉ किसने दिया है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ये लॉ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओके, जब भी कभी केमिकल कंपाउंड बनता है ना स्टूडेंट, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल कंपाउंड बनता है, तो होता क्या है, क्या होता है? देखो, always contains the same elements combined in a fixed ratio by their mass irrespective of its source or method of preparation। मतलब अगर एक ही कंपाउंड आप अलग अलग सोर्स से ले रहे हो, या एक ही कंपाउंड अलग अलग मेथड से आप ले रहे हो, तो वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना है, क्या लिखा है यहां पर, जिन एलिमेंट से वो बना है, ओके, वो हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स रेशो में रहेगा। किस में रहेगा? फिक्स रेशो में रहेगा स्टूडेंट, किस में रहेगा? फिक्स रेशो में रहेगा, फिक्स रेशो में रहेगा। किसके? उनके मास के फिक्स रेशो में रहेगा। किसी भी सोर्स से बना लो उसको, किसी भी सोर्स से ले लो, कितने भी मेथड से बनाओ, कंपाउंड वही बन रहा है, तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल आप किसी भी मेथड से बनाइए, वाटर मॉलिक्यूल में जो प्रोपोर्शन रहेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके एग्जांपल हम लेंगे स्टूडेंट, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, क्या दिया है देखो, वाटर का एग्जांपल दिया जो मैंने बोला था, ठीक है। वाटर आपने देखा होगा, वाटर बनता है हाइड्रोजन से, बराबर है कि नहीं? हाइड्रोजन से। अगर हम रिएक्शन लिखना चाहे तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू H2O। किस में कन्वर्ट होगा? H2O। अब बताइए हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम। ओके, चलिए इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का, हाफ ऑक्सीजन का 16 ग्राम। कितना होगा? 16 ग्राम। और वाटर कितना मिलेगा आपको? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, कितना मिलेगा? 18 ग्राम मिलेगा। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखूं स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो किसी भी कंपाउंड में देख लो आप, किसी भी अब मेथड से वाटर मॉलिक्यूल बना लो, 2:, क्या आएगा? 16। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो कितना आएगा? 1:18। तो हमेशा स्टूडेंट आपको याद रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन रहेगा वाटर मॉलिक्यूल में, वो हमेशा कितना होगा? 1:8। अगर हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 8 ही ग्राम होगा। हाइड्रोजन के 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम ही होंगे। दिस इज दी मेथोडोलॉजी और दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, मैं बोल सकता हूं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन विच वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस। ठीक है, अभी नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। ये लॉ है ना सभी कंपाउंड के लिए अप्लाई नहीं होता है स्टूडेंट। अभी ये जो लॉ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि जॉन डाल्टन ने दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और लेकिन बहुत सारे कंपाउंड दिखाते भी नहीं है। इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए ये लॉ किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। क्या कहता है जॉन डाल्टन इस लॉ में? देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक जैसे एलिमेंट जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो कंपाउंड बनाते हैं। कौन कौन से? यहां पे लिखता हूं मैं, देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं स्टूडेंट, CO2 भी बनता है और CO भी बनता है, बराबर कि नहीं? सल्फर भी कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। तो ऐसे केस में ना ये लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे दोनों एलिमेंट, तब क्या होगा? द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ द अदर आर इन सिंपल होल नंबर रेशो। वो जो दो एलिमेंट हो गए ना स्टूडेंट, उसमें से एक का मास सारे कंपाउंड में कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दूसरा जो होगा ना, उसका सारे कंपाउंड में जो मास रहेगा वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेगा। किस में रहेगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, जिसको मैं बोल सकता हूं सिंपल होल नंबर रेशोज। किसमें होगा? सिंपल होल नंबर रेशोज। चलिए इसको समझते हैं, क्या है इसका मतलब। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एग्जांपल दिया है हमें किसका? कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम यहां पे देख पाएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, सिंप्लीफाई करके कितना आया? 3:4।
कार्बन डाइऑक्साइड का 12:32, सिंप्लीफाई करके 3:8 आया। अब यहां पर देखेंगे लॉ के हिसाब से कार्बन का मास सेम है, तो हम किसका चेक करेंगे? ऑक्सीजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास कितना है? 4 रेशो, यहां पर कितना है? 8। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट? सिंप्लीफाई करने के बाद आपको समझ में आएगा, यहां पर क्या समझ में आ रहा है बताइए? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा स्टूडेंट, वो रेशो क्या रहेगा? 1:2 क्या रहेगा? 2 रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो ये तीनों लॉ जो है ना स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका समरी देखते हैं हम। समरी क्या है इसका? देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नीट जेईई सीईटी एग्जामिनेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट? डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे आपको। यूज्ड इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, मैंने तो बोला था आपको कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आएंगे आएंगे। उसके बाद फंडामेंटल फॉर मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री, अगर मोल कंसेप्ट समझ लिए हो और स्टोइकोमेट्री सॉल्व करना है तो बीच में इंटरमीडिएट जो रहेगा वो रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो शॉर्टली समरी भी देखते हैं इसका क्या है। देखिए क्या क्या समरी, क्या ये 3 लॉ हमने देखे जो कि रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री समझने के लिए, केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।